बाजारों में शानदार शुरुआत हुई है मई सीरीज की और नए हफ्ते की शुरुआत के लिए संकेत बेहतरीन। तो क्या बाजार 10,800 की तरफ बढ़ेंगे? ये है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब मुंबई स्टूडियो से मैं हूं अनिल सिंघवी। गुड मॉर्निंग। और दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज अनिल जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। तो ये माया नगरी से आज अनिल जुड़े हैं। तो देखते हैं माया क्या रंग लेके आते हैं। हालांकि कल तो मार्केट की थोड़ी छुट्टी है, आज देखेंगे कि माया कितने हमारे हाथ में आती है। क्या पहले अनिल जी एक काम करते हैं, पहले जरा संकेत देख लेते हैं और उसके बाद वो सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी की रणनीति और कैसे ट्रेड करना है आज वो समझेंगे। सबसे पहले अहम ट्रिगर होंगे। तो सबसे पहले अहम ट्रिगर में एक और चीज है, आज चीन और जापान के खैर बाजार बंद है, वहां से कुछ खास बड़े संकेत है नहीं, लेकिन अनुमान से रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे कम रहे हैं। जीएलएम भी घट कर आया है। ये बड़ा झटका हो सकता है क्या, ये समझने की जरूरत होगी आज, क्योंकि इससे पहले रिलायंस ने बाजार की भी हेल्प की थी और अपने आप को भी 1000 से ऊपर लेके आ गया था। इसके अलावा एचडीएफसी और कोटक बैंक के भी नतीजे आ जाएंगे। ये कितना फर्क डालने वाले हैं ये समझना होगा। साथ ही एक और खबर है इंडिगो को लेकर, जो आदित्य घोष से जुड़ी हुई है। ये डायरेक्टर भी हैं, फाउंडर मेंबर भी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वॉइसेस दो हैं, इस्तीफा एक। बड़े बड़े जानकार कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिगो की उड़ान चलती रहेगी। तो आज इन सभी चीजों पर आज हम ध्यान रखेंगे। ये 4 अहम ट्रिगर हैं जिसके बेसिस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अनिल जी, इनमें से सबसे अहम ट्रिगर आपको कौन सा दिख रहा है? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि बाजार में वेटेज रखता है, या फिर इंडिगो को लेकर जो नेगेटिव खबर रही है? ग्लोबल संकेत सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा नजर डिम्पी मेरी इस वक्त है कहीं एक जगह, तो वो है हांगकांग के बाजार जो 450 अंकों का दमदार उछाल दिखा रहे हैं। और मैं वहीं पर नजरें बनाया हूं और मुझे वही देखना है। बस मैं वह देखना चाहता हूं जो पॉजिटिव है और जो अच्छा है। तो मुझे देखने का मन वही है कि मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हांगकांग के बाजारों को देखता रहूं। और हांगकांग के बाजार अगर इतनी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और उम्मीद करें कि भारतीय बाजारों के खुलने तक वही मजबूती बरकरार रहे, तो फिर क्या कहने। तो हांगकांग के बाजारों की तेजी हमारे बहुत 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 काम आएगी। और ये तेजी हमें रिलायंस के कमजोर नतीजों को भी पचाने में मदद करेगी। रिलायंस के नंबर्स खराब है, लेकिन क्या इसका मतलब रिलायंस 4-5% टूट सकता है? शायद नहीं, मुश्किल से 1 से 2% कमजोर हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा कमजोरी रिलायंस में शायद ना बने। और रिलायंस कमजोर होगा भी तो आप चिंता ना करिए, साथ देने के लिए बहुत कुछ तैयार है। जैसे कि बैंकिंग शेयर, बैंक निफ्टी बेहद मजबूत होता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिख रही है। करेंसी मार्केट आज बंद भले ही है, लेकिन शुक्रवार को एक रिकवरी के संकेत आते हुए दिखे। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बहुत दिक्कत वाली बात है। कमजोरी वाले संकेतों पर बहुत ज्यादा मैं फोकस कर नहीं रहा हूं। मेरा मूड एकदम पॉजिटिव है। ठीक है, अभी जो एसजेएक्स निफ्टी हमको दिखा रहा है वो 750 के भी ऊपर है, 34 अंकों के बढ़त के साथ 764 पे एसजेएक्स निफ्टी है। तो अनिल जी, फिर आज की रणनीति क्या? अगर ग्लोबल मार्केट संकेत ठीक है, रिलायंस ज्यादा टूटेगा नहीं, तो इसका मतलब बाजार तो आज चलने वाला है। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए आज निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे, दोनों पे ही? जब मैं 7 बजे सुबह फोनर कर रहा था पूजा को, मैं बात कर रहा था पावर ब्रेकफास्ट में, तो मुझे ऐसा लगा कि एसजेएक्स निफ्टी मैच 7 अंक ऊपर है। और मुझे लगा अरे वाह, शुरुआत हो तो तुरंत खरीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये तो दौड़ लगाते हुए नजर आ रहा है और मेरे लेवल्स के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बट एनीवे, रुझान पॉजिटिव रखें, इसमें कोई डाउट नहीं है। तेजी का माहौल है, ग्लोबल संकेत आपके लिए पॉजिटिव है, एफआईएस के संकेत न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पर है, घरेलू फंड की खरीदारी है वो पॉजिटिव संकेत है, वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव है, सेंटीमेंट तो बहुत ही बेहतरीन है जब अप्रैल का पूरा महीना इतना मजबूती के साथ निकला हो। जहां तक आज का सवाल है, 10,650, 10,775, ये पहली ट्रेडिंग रेंज है जो निफ्टी के लिए आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और बैंक निफ्टी के लिए 25,250 और 25,650 डे रेंज है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 10,650 और 25,250 इसके नीचे बाजार दिन के दौरान ट्रेड करने लगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, तो ही ये मानकर चलिए कि कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा। कि यानी कि जब तक आप 10,650 के नीचे ट्रेड करना शुरू न करें तब तक आप कमजोर हैं ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और वो कॉन्फिडेंस आपका 25,250 के नीचे ट्रेड करने पर थोड़ा सा हिलना चाहिए बैंक निफ्टी पर, जो मुझे लगता नहीं कि अब होगा। आइए, इंट्राडे में अगर मौका मिले तो 10,650 के आसपास निफ्टी मिले, बिना दिमाग लगाए, बिना सोचे समझे तुरंत खरीदारी कर ले। लेकिन अब जिस तरह से एसजेएक्स मजबूत हो रहा है, मुश्किल लगता है कि उन लेवल पे एंट्री मिलेगी। और वही लेवल बैंक निफ्टी पर 25,250 का है, जहां मौका मिले तो तुरंत खरीदारी कर लीजिए। तेजी की पोजीशन आपको कब कम करनी है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए तेजी के बाजार में डिम्पी ट्रेड करने का सिंपल तरीका यही कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और वो स्टॉप लॉस आप फॉलो करें और आराम से तेजी करें। जब तक निफ्टी 10,600 के नीचे अब बंद न हो तब तक आपको
आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। तो धीमे धीमे स्टॉप लॉस आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये 10,600 पे आ गया है। अब आप तेजी तभी कम करेंगे जब 10,600 के नीचे आपको क्लोजिंग मिले, और लगता नहीं कि वो आज मिलेगी, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी 25,100 के नीचे बंद हो अब तो ही आपको पहला कमजोरी का संकेत आएगा, और वो लगता नहीं कि जल्दबाजी में आने वाला है। तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, 1% नीचे है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जाहिर सी बात है कि इतना तो आपको इस लेवल पर 1% का स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा। तो ये लेवल नोट करके रखिए। आज खरीदारी करने की राय है निफ्टी में। मैंने 2 स्टॉप लॉस लेवल दिए थे, और वो इसी लिहाज से दिए थे कि खुलते ही खरीदें तो फिर 10,650 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जो बेस्ट बाय लेवल है 10,650 का, वहां खरीदे तो 10,600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन अब इसको रिवाइज कर दिया जाए, अब आपका स्टॉप लॉस 10,650 ही रहेगा। 10,650 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदिए। 10,700 वाले टारगेट की अब वैल्यू नहीं रही। 10,750, 10,775 और हो सकता है 10,800 भी आपको आज ही आता हुआ नजर आए तो बड़ी बात नहीं। 10,750 से 10,800 की रेंज में आपको ऊपर की तरफ के लेवल्स रखने हैं। बैंक निफ्टी 25,250 स्टॉप लॉस का लेवल है। 25,500, 25,650 ये 2 लेवल ऊपर की तरफ के हैं जिनके लिए आपको तेजी करके चलना है। तो इन 2 लेवल्स पे भी आप नजर रखिए खरीदारी करने के लिहाज से। शुक्रवार को भी और आज भी डिम्पी एक चीज बेहद साफ है, और वो हमने उस दिन भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि किसी भी लेवल पर इस वक्त निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है। ये बहुत क्लियर है। न बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने की राय हमने फ्राइडे को भी नहीं दी और आज भी नहीं दे रहे। खरीदना नहीं, बेचना नहीं है। आप ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो करें, अलग बात है। पुट कॉल रेशियो 1.52 पर है, विक्स 12.17 पर है। आज के लिए जो सेक्टर्स मजबूत नजर आ रहे हैं, रियल एस्टेट शेयरों में थोड़ी खरीदारी हो सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बड़े एक्शन में आ सकते हैं, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। अच्छा ठीक है अनिल जी, एक और चीज जो निवेशकों की तरफ से मैं पूछना चाहता था वो है 25,100 का लेवल। ये कुछ ज्यादा डीप नहीं है बैंक निफ्टी पे जो आप सपोर्ट का दे रहे हैं कुछ? हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अब चूंकि अब गैप से खुल रहे तो आपका स्टॉप लॉस 25,250 हो गया। 25 अगर आप 25,250 के बेस्ट बाय लेवल पर खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस 25,100 का है। अब वो मौका मिलेगा नहीं। 7 बजे लग रहा था कि अगर शुरुआत हो रही है, एशिया बहुत मजबूत नहीं खुलेगा, और रिलायंस के नतीजों के दम पर अगर आप 40-50 पॉइंट निफ्टी पे कमजोर हो जाएं और बैंक निफ्टी पर 100-125 पॉइंट 200 पॉइंट कमजोर हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन अब तो वो होगा नहीं। तो अब आपका स्टॉप लॉस 25,250 बैंक निफ्टी पर है और 10,650 निफ्टी पर। आपका सवाल एकदम परफेक्ट है। ठीक है। अच्छा मैं जरा एफआईज के आंकड़ों पर आता हूं। ये एफआईज और डीएस के आंकड़ों से क्या समझा जाए? ये एक रूटीन एक्सरसाइज वाला है उनकी तरफ से जो बाइंग सेलिंग हो रही है, या फिर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी इस समय नोटिस हुआ है सर? अब बेहद दमदार आंकड़े हैं डिम्पी, इसमें कोई डाउट नहीं। 750 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा देख के डरिए घबराइए मत। आप आंकड़ा देखिए डे टू डे। देखिए इसमें 2 चीजें हैं डिम्पी। अगर आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लेना है तो आपको कैश मार्केट के आंकड़े देखने चाहिए एफआईज के, जो कि लगातार बिकवाली के आ रहे हैं। पूरे अप्रैल महीने में बिकवाली के, लेकिन उसके बावजूद बाजार गिरा क्या, ऊपर ही जा रहा है। और शॉर्ट टर्म व्यू आपको देखना है तो वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए, और वायदा कारोबार के आंकड़े सीरीज के पहले दिन इससे बढ़िया हो नहीं सकते हैं। जहां 670 करोड़ की खरीदारी एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में की है, 1100 करोड़ के से ज्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स सीरीज के पहले ही दिन खरीद डाले हैं। और क्या चाहिए? और ऑप्शंस के जो डेटा है, इंडेक्स ऑप्शंस में देख लें, स्टॉक ऑप्शंस में देख लें, एफआईज की खरीदारी हुई तो वायदा कारोबार में सीरीज के पहले ही दिन एफआईज ने दमदार खरीदारी की है, और ये आंकड़े बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। तो आज मैं इतना कॉन्फिडेंस से जो बोल रहा हूं कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 10,650 निफ्टी पर है, 25,250 बैंक निफ्टी पर है, और उसके ऊपर आपको हांगकांग इतनी मदद कर रहा है। तो ये डेटा साफ तौर पर दिखा रहा है कि बाजार यहां से और आगे जाने को तैयार है, और मेष सीरीज को लेकर पहली दिन से एफआईज बेहद पॉजिटिव है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा संकेत है। दूसरा, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो पैसा लगा रहे हैं, 625 करोड़ के आसपास की खरीदारी उन्होंने फिर से की है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक आंकड़ा देख के मूड मत बिगाड़िएगा कि कैश मार्केट में एफआईज बिकवाली करिए, उससे छोड़ दीजिए। अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही आपको वो आंकड़ा देखना है। डे टू डे इन्वेस्टर्स को वायदा कारोबार के आंकड़े देखने जरूरी होते हैं, चाहे वो वायदा कारोबार के डेटा हो या फिर एफआईज का वायदा कारोबार में एक्शन। तो एफआईज का वायदा कारोबार में एक्शन सीरीज के पहले दिन बेहद पॉजिटिव है। जो उन्होंने खरीदा है कॉल ऑप्शंस हैं, जो उन्होंने बेचा है वो पुट ऑप्शंस हैं, यानी कि ऑप्शंस में उन्होंने पूरी तेजी की पोजीशन बनाई है। और इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में तो आप देख ही रहे हैं दमदार खरीदारी है, तो क्या दिक्कत है? बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ये भी ओके हो गया। अच्छा आप मेरे को अब जरा सर ये समझाइए, ये 11,000 की कॉल के अंदर सबसे ज्यादा खरीदारी है
ये आपने पहले ही जज कर लिया था जब सीरीज तो शुरू नहीं हुई थी। Correct. आप कह रहे थे कि 11,000 की कॉल सबसे एक्टिव हो गई, एक बार हम 600 के पार कर जाएंगे। अभी मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा बिल्डअप वही है, तो ये कैसे समझा जाए इसको? 11,000 मतलब आ रहा है ना, ज्यादा दूर तो नहीं है ना? मतलब वायदा कारोबार के ट्रेडर्स तो यही कह रहे हैं निफ्टी के अब की बार 11,000, अब की बार 11,000 मतलब मैं सीरीज में। हाँ। तो वो साफ दिख रहा है एक्चुअली कि वो साफ नजर आ रहा है कि 11,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी है बाजार की। लेकिन ये निश्चित तौर पे आप एकदम तेज रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे और बढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि धीरे धीरे बाजार बढ़े, तो वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। फिर बड़े करेक्शन की, बड़ी गैप से नीचे खुलने की गुंजाइश आपके लिए काफी कम हो जाती है। अब आइए आज के सेशन में जो डेटा है वो मैं आपको बता दूं। निफ्टी बेहद दमदार, 9 लाख शेयर जुड़े हैं सीरीज के पहले दिन ओपन इंटरेस्ट में। सबसे बढ़िया बात क्या है निफ्टी में? प्रीमियम। जनरली आप हमेशा देखेंगे कि सीरीज के पहले दिन प्रीमियम कम होकर आती है, हमेशा आप देखेंगे। लेकिन बहुत सीरीज के बाद मुझे पहली बार यह देखने को मिला है कि निफ्टी फ्यूचर्स की जो प्रीमियम है 15 पॉइंट से बढ़कर 31 पॉइंट आई है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, वो भी एफआईज की तरफ से खरीदारी वाला। इससे बढ़िया क्या चाहिए डिम्पी? यानी कि पहले दिन एफआईज ने दमदार खरीदारी की है, प्रीमियम बढ़कर आ रही है, जो कि कॉन्फिडेंस का संकेत है, वो भी सीरीज के हाईएस्ट लेवल पर। अब आइए दूसरा संकेत बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दमदार 4 लाख शेयर जुड़े हैं। 4 लाख शेयर बहुत बड़ा होता है। बैंक निफ्टी की प्रीमियम भी इसी तरह उछली है, 11 पॉइंट से उछलकर 50 पॉइंट सीधा। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वीकेंड के पहले, और पता है आपको कि मंगलवार की छुट्टी है कल की, उसके बावजूद ट्रेडर्स का, एफआईज का कॉन्फिडेंस जबरदस्त दिख रहा है। ज्यादा प्रीमियम दिखकर वो अपनी तेजी की पोजीशन आगे ले जाने को तैयार है, छुट्टियों की परवाह किए बगैर। फेड की मीटिंग है, उससे संकेत आएंगे, लेकिन उससे कहीं कोई डर नजर नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस दिख रहा। अच्छा, ये इस डर में कभी कभी ये भी होता है, मुझको लगता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। जी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस वाले संकेत भी नहीं है। तो धीमे धीमे जो बढ़ने के संकेत है वो काफी बेहतरीन है, पहली बात। अब दूसरी बात, पुट कॉल रेशियो 1.52 के आसपास है, जो कंफर्टेबल है। हम कहीं भी सीरीज की शुरुआत में ओवरबॉट नहीं है, जबकि हमने इस सीरीज में ओपन इंटरेस्ट, अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट के साथ पोजीशन की शुरुआत की है और बाजार मजबूती के साथ खुले हैं पहले दिन शुक्रवार को। अब आइए वायदा कारोबार में आपके लिए लेवल क्या अहम है। पहले 10,700 की बात कर लें। 10,700 एक तरह से आप निर्णायक लेवल के तौर पर मान सकते हैं, और उसकी वजह यह है कि 10,700 के कॉल में 2 लाख शेयर जुड़े थे और पुट में 6 लाख शेयर जुड़े थे। अब 10,700 के बेहद करीब हम क्लोज हुए हैं, तो आज 10,700 के ऊपर आप बने हुए हैं तो तेजी की पोजीशन मजबूत रहेगी। और 23 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है 10,700 के कॉल में, इसे नोट करिए। 23 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने मंदी की पोजीशन 10,700 पे बनाई हुई है। उन्हें आज तनाव बढ़ेगा कि यार ये तो आज 10,700 के ऊपर की क्लोजिंग की तैयारी हो रही है, जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि बाकी संकेत आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं। तो ऐसे में हर एक लेवल पर गैप से खुलने के बाद भी आपको 10,700 के आसपास शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखेगी। तो डरने की बात तो आपके लिए खत्म होगी। और कल का लो, शुक्रवार का लो जो 10,650 का है, वो आज के लिए रॉक बॉटम का काम करेगा और उसके नीचे जाएगा नहीं। उसके नीचे जाएगा तो ही कमजोरी का आपको पहला संकेत मिलेगा, अदरवाइज हम कमजोर है ही नहीं। तो ये तो बात हुई निफ्टी के लिए 10,700 के लेवल की। 10,600 इस सीरीज के लिए रॉक बॉटम में शुरुआत के लिए, और 10,600 को जब तक आप ना तोड़े तब तक डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और ये क्लोजिंग बेसिस पर है, बहुत दूर है, निश्चिंत रहे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए अब बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? 25,000 के आसपास जो पुट में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 9 लाख शेयरों का, ये रॉक बॉटम का काम करेगा। तो इस सीरीज के लिए आपके लिए बेस बन गया। जैसा 10,600 का बेस निफ्टी में बना है, वैसा ही 25,000 का बेस आपके लिए पहले ही दिन बैंक निफ्टी में बन गया। अब बैंक निफ्टी में होगा ये कि जैसे जैसे आज एक्चुअली बैंक निफ्टी में एक ही समस्या है 25,500 को पार करने की, जो कि यहां से 100 पॉइंट ऊपर है, जहां 4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट भी है बैंक्स में। अगर 25,500 को आप पार करके 15-20 मिनट, आधा घंटा टिक गए तो आपको 150 पॉइंट डिम्पी वहां से तुरंत मिलेंगे, तुरंत। और हो सकता है वो आज भी मिल जाए तो बड़ी बात नहीं। तो 25,500 आपके लिए लक्ष्मण रेखा है ऊपर की तरफ, वहां रुकना भी चाहिए। जनरली आप राउंड फिगर पर रुकते हैं, 25,500, 25,000, 25,500, 24,500, ये वो लेवल्स होते हैं जहां बैंक निफ्टी हर 500 पॉइंट पर थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश करता है। तो मेरे लिए आज का पहला टारगेट 25,500 है, हो सकता है हम वहीं खुल जाए। वहां खुलने के बाद देखेंगे हम कितना देर वहां टिक पाते हैं। अगर ऊपर टिक गए तो 150 पॉइंट आपको आराम से तुरंत जल्दी आज ही मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इतने दिनों से हम कह रहे थे कि तेजी की लीडरशिप निफ्टी से है, गिरेगा तो बैंक निफ्टी लीड करेगा। अब शुक्रवार के डेटा के बाद ये हो रहा है कि बैंक निफ्टी ने कह दिया कि नहीं, मैं पीछे नहीं हूं, लीडरशिप में आ सकता हूं।
पहला संकेत शुक्रवार को दिया और हो सकता है आज दूसरा संकेत बैंक निफ्टी से आए कि तेजी की लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी। तो 25,500 बैंक निफ्टी के लिए अहम है, इसके ऊपर टिक गया तो फिर आपको तेजी के लिए निफ्टी में नहीं देखना है, बैंक निफ्टी की तरफ नजर रखनी है और बैंक निफ्टी आपको बताएगा कि मैं यहां से 25,800 26,000 की तरफ बढ़ने को तैयार हूं। तो बेहद इंटरेस्टिंग सेटअप है, इसमें कोई डाउट नहीं। और शायद हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए फिर आज एचडीएफसी तो बैंक निफ्टी में नहीं, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जो बड़ा बैंक है जिसके नतीजे आएंगे तो नतीजों के लिहाज से आपको वहां से संकेत आते हुए दिखे। और अगर कोटक ने बहुत अच्छे नतीजे पेश कर दिए तो फिर देखिए बैंक निफ्टी में आग लग जाएगी। ठीक है। अच्छा अनिल जी, दो सवाल जो है ट्रेडर्स के मन में और चल रहे हैं, ये मैं उनकी तरफ से पूछ लेता हूं आपसे। पहला सवाल का आधा आंसर तो आपने दे दिया कि हाँ बैंक निफ्टी लीडरशिप ले सकता है। अगर बैंक निफ्टी आज नहीं चला, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस हमारे हाथ में शायद आज नहीं रहे, तो सेकंड लेफ्टिनेंट जिसे कहते हैं ना मार्केट का, वो कौन है? अगर बैंक निफ्टी नहीं चला, बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आज क्या हम थोड़ा नीचे रहेंगे या फिर भी मेंटेन कर लेंगे, एफएमसीजी आ जाएगा या कोई और लीडरशिप ले आएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं, और नहीं मैं रिलायंस में बहुत बड़ी बिकवाली की आशंका भी देख रहा हूं। रिलायंस देखिए अब ऐसा हो गया ना, रिलायंस को आप बहुत ज्यादा बेच नहीं सकते। किसमें दम है कि रिलायंस को बेचे? तो ठीक है, नतीजे बहुत बढ़िया नहीं है और नतीजे के पहले रनअप हुआ है तो 2-3% रिलायंस कमजोर हो भी जाए, कौन जाने। एफएमसीजी तो है ही, हो सकता है निचले स्तर से आईटी सुधर जाए। मेटल्स फिर से रिवाइवल के संकेत दे रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स में नजर रखिए, मेटल थोड़ी थोड़ी स्टेबल होने लगी है, फिर से आने लगे। कोई टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता फिर से निचले स्तरों से रिकवर कर जाए। तो देखिए एक चीज पक्का है डिम्पी, इस बाजार में इंडेक्स मैनेजमेंट होगा, पक्का होगा। और यू नेवर नो, क्या पता आपको ऑटो स्टॉक्स में जबरदस्त रफ्तार दिख जाए, कल ऑटो नंबर्स आने वाले, उससे पहले ऑटो शेयर भाग सकते हैं। तो इंडेक्स मैनेजमेंट होगा। इंडेक्स को लेकर डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज नजर रखनी है कि कहीं आपके पास ऐसा स्टॉक तो नहीं है जो क्रैक कर जाए, जो बहुत गिर जाए। अगर वो स्टॉक नहीं है तो फिर आपको इंडेक्स में तो कहीं कोई डर ही नहीं है। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि, देखिए सबसे खराब, सबसे कमजोर जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, अब वही दौड़ लगाने लग गया तो जो मजबूत इंडेक्स है उनसे क्या डरना। ठीक है, खैर इस बीच 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनिल जी, पहले उनको मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, लेकिन एक सवाल अभी और भी है मेरा जो कि इन्वेस्टर्स का ही है। राजेश सतपुते इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से, आपके साथ ही हैं। अविनाश भी हैं हमारे साथ, और साथ ही सिमी भौमिक .com से सिमी भौमिक हमारे साथ हैं, जिनसे हम टेक्निकल समझेंगे। बैंक निफ्टी की सिमी आजकल एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छे लेवल्स बताती हैं। और राकेश बंसल से भी हम जानेंगे आज के सारी टेक्निकल्स कॉल्स। लेकिन एक और सवाल जो मेरे मन में भी आ रहा है और मेरे को लगता है कि नो डाउट काफी ट्रेडर्स के भी क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं कि क्या अनिल जी इस समय पैसा लगाना मार्केट के अंदर और पूरा पैसा लगाना समझदारी है? क्योंकि काफी सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम ऑलरेडी 500 पॉइंट का रनअप देख चुके हैं, अब हम 11,000 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ठोस बेस नहीं है, तो क्या हम पूरा पैसा लगाएं, आधा पैसा लगाएं, कैसे करें? देखिए डिम्पी, एक चीज बहुत साफ है, निफ्टी 10,000 हो, 11,000 हो या 8,000 हो, किसी भी लेवल पर कभी भी किसी भी मार्केट में पूरा पैसा एक साथ लगाना समझदारी की बात नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत क्लियर कट है। अनलेस कि आपका व्यू 10 साल 15 साल का है। अगर आपका 10 या 15 साल का व्यू है तो फिर तो आप 11,000 की निफ्टी पे आते हैं, 8,000 की निफ्टी पे आते हैं, 10,000 की निफ्टी पे आते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका व्यू 3 साल 5 साल का है तो फिर किसी भी लेवल पर पूरा पैसा लगा लेना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, ये पक्का है कि आप जिस तरह से 600-700 पॉइंट निफ्टी पर नॉन स्टॉप चढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अच्छा अब ऐसे लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं जो अहम लेवल भी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बाजार इस वक्त कहीं भी किसी भी लेवल से कमजोर होने के संकेत नहीं दे रहा, और उसकी एक वजह बड़ी है। वजह क्या है? दुनिया भर में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, वो समझना चाहिए। और वो ये, पहली बात, लोगों ने इक्विटी में पैसा बनाया है पिछले साल 2 साल में, और उन्हें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ चुका है कि इक्विटी में ही पैसा बनेगा सबसे ज्यादा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर ये पैसा इक्विटी में जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? इंडेक्स फंड्स में आ रहा है, ग्लोबली भी और हमारे यहाँ भी कुछ हद तक। हमारे यहाँ इंडेक्स फंड का क्रेज कम है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में, अमेरिका में चले जाएं तो सबसे ज्यादा पैसा इंडेक्स फंड में आता है, ETF में आता है। तो अब होता क्या है, इन सबके चलते पैसा आ रहा है तो आपको इंडेक्स स्टॉक खरीदने ही खरीदने, तो फंड खरीदते, तो ऐसी सिचुएशन में इंडेक्स गिरेगा नहीं, ये मानकर चलें। अब आपको इंडेक्स नहीं गिरेगा और अब फ्रेश एंट्री करनी है, तो पॉइंट नंबर 1 आपके लिए डाउन साइड रिस्क मिनिमम है। पॉइंट नंबर 2, फिर आपको या तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना है जो इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर आपको अच्छे म्यूचुअल फंड की स्कीम चुनकर रख लेना है। पॉइंट सिंपल है, जितना ऊपर
जितना लेट आप बाजार में एंटर करते हैं उतना आप अपना टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए इन्वेस्टमेंट का। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपको 10,700 पे एंटर करना है, परफेक्ट लेवल है। 10,000 और भी बेहतर लेवल था, 11,000 पर भी करेंगे तब भी पैसा बनाएंगे। देखिए एक सिंपल चीज है डिम्पी, आज 10,700 का निफ्टी है, गिर के कितना गिर जाएगा? 2,000, 2,500 पॉइंट, 3,000 पॉइंट। वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ भी खराब हो जाए, इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगले 5 साल में अगर 10,000 वाला निफ्टी 20,000 होना है, 25,000 होना है, तो मैं 2,000 नीचे का पॉइंट देखूं या 10,000 ऊपर का पॉइंट देखूं? ये सवाल मुझे अपने आप से पूछना है और जवाब आपके पास है। फिर आपको 10,000 ऊपर के पॉइंट देखने, 2,000 नीचे के पॉइंट की टेंशन मत लीजिए। और आ जाए 2,000 नीचे के पॉइंट तो और लगाइए, सिंपल है। ठीक है, बेहतर रणनीति, बेहतर सोच और अच्छा एक एनालिसिस भी आपके सामने। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद ना रिलायंस के जो नंबर्स आए उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी है, वो भी आपके सामने रखने वाले हैं। खबरों वाले शेयर्स भी हैं। रजत और संदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन दोनों से बातचीत करेंगे। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त। सदाबहार बुलिश सिमी भौमिक है हमारे साथ कोलकाता से, राजेश सातपुते साहब मेरे साथ मेरे स्टूडियो में हैं। यहाँ पर मुंबई में अविनाश गोरक्षकर साहब भी हमारे साथ हैं, और साथ ही अब हमारे एक्सपर्ट्स में बंसल साहब भी दिल्ली स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। आप सबसे शुरुआत करें, उससे पहले सबसे बड़े नतीजे पर बात कर लेते हैं। शुक्रवार देर शाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो नतीजे हैं उस पर बात करने के लिए संदीप ग्रोवर हमारे साथ हैं। स्टॉक्स इन न्यूज बताने के लिए सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी उन पर ले ली जाए। हमारी पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। संदीप पहले बताएं रिलायंस के नतीजे कैसे रहे? देखिए, मुनाफे की जहां तक बात है, कंसोलिडेटेड आधार पे मुनाफा अनुमान से कम रहा है। 1% बढ़ने का अनुमान था, महज 0.1% की ग्रोथ यहां देखने को मिली है। बिक्री और ऑपरेशनल मुनाफा जिसे हम EBITDA कहते हैं वो जरूर अनुमान से ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन जो मार्जिन्स हैं 15.9% रहने का अनुमान था, 15.8% की जो मार्जिन्स है कंपनी ने रिपोर्ट करे हैं। देखिए, रिफाइनिंग सेगमेंट कमज़ोर होना था, लेकिन जितना कमज़ोर होने का अनुमान था उससे ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिली है। हम कह रहे थे कि 11.3 से 11.6 ये GRMs की रेंज हो सकती है। $11 के GRM इन्होंने रिपोर्ट करे हैं, जो कि किसी भी एनालिस्ट अनुमान से कमज़ोर हैं। तो रिफाइनिंग सेगमेंट ने काफ़ी यहाँ पे निराश किया है, और पेटकेम में भी जितने मार्जिन्स बढ़ने के अनुमान थे वैसा बढ़त नहीं देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखा जाए 2 बड़े सेगमेंट है, वहां से निराशा तो देखने को मिली है। उसके साथ साथ जियो के जो नंबर्स हैं, खास तौर पे अगर आप देखें, मुनाफा 800 करोड़ रहने का अनुमान था, वो नंबर महज 510 करोड़ रुपए के आसपास का आया। और आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कम रहने का अनुमान था, गिरना था, 154 के मुकाबले 150 का अनुमान था, 137 रुपए के आरपू से इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। तो वहां से भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। तो नेट देखा जाए मुनाफा उतना नहीं बढ़ा जितना अनुमान था, और जो जियो के नंबर्स आए हैं उसमें भी कमजोरी देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छा, एक बार रिलायंस के नंबर्स तो आ गए अनिल जी, लेकिन एक बार रिपोर्ट्स भी देख लें, उसके बाद मार्केट के एक्सपर्ट्स हम चर्चा भी कर सकते हैं। संदीप, ये रिपोर्ट्स क्या कह रही है? नंबर्स तो आप बता रहे हैं कि ठीक है 1% कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ है, रिपोर्ट्स मिली जुली है डिम्पी। इनफैक्ट अभी भी ज्यादा ब्रोकर्स, क्योंकि लंबी अवधि की रिपोर्ट्स है तो खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक ब्रोकर्स नेगेटिव भी हैं। सबसे ऊपर के जो लक्ष्य आए हैं वो 1220 रुपए के हैं। नमूरा ने ये टारगेट प्राइस दिया है, वो बाय रेटिंग यहाँ पे बरकरार रख रहे हैं। इनफैक्ट डॉइश बैंक की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने 1180 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, ये भी तेजी की ओर है। और 2 रिपोर्ट्स में अगर आप देखिए डोमेस्टिक ब्रोकर्स में एडलवाइज और मोतीलाल, एडलवाइज का टारगेट 1201 का है और मोतीलाल का 1150 रुपए का टारगेट प्राइस है। जो रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं उसमें अगर आप देखिए जेफरीज, इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है 790 रुपए, ये सबसे कम टारगेट है अब तक। अगर आप पूरी रिपोर्ट्स देखें तो 800 रुपए के नीचे के टारगेट प्राइस है। और कोटक ने भी रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखी है, 930 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। ठीक है, ये सारी के सारी रिपोर्ट्स वो हैं, और जैसे अनिल जी आप कह भी रहे थे कि हो सकता है रिलायंस में ज्यादा नुकसान ना दिखे, रिपोर्ट्स के दम पर भी ऐसा लग रहा है कि रिलायंस ज्यादा शायद टूटेगा भी नहीं। 1200 का टारगेट एडलवाइज अभी भी दे रहा है, और मोतीलाल ओसवाल, डॉइश बैंक दोनों की रिपोर्ट्स 1150 1180 तक के टारगेट दे रही है। तो रिलायंस के नंबर्स, रिलायंस को जुड़ी हुई रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। लेकिन एक काम और करते हैं, जरा फटाफट से ये भी समझ लेते हैं आज खबरों वाले शेयर कौन कौन से हैं। रजत है मेरे सहयोगी बताने के लिए, उसके बाद इनका एनालिसिस भी करेंगे और मुनाफा कहां पे जरा ये भी समझेंगे। रजत बताएं आज के स्टॉक्स इन न्यूज। जी बिल्कुल, पहले तो रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स जान लीजिए। उसमें आइडिया सेलुलर, इस पे जरूर ध्यान रखना होगा। पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा बिकवाली हुई थी, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर नजर आ रहे हैं। घाटे की फिगर है 962 करोड़, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1490 करोड़ का घाटा आइडिया पोस्ट कर सकती है, तो उस लिहाज से थोड़ा कुशन है। 962 का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके अलावा एबिटा जो है उसकी फिगर आई है 1447 करोड़ का एबिटा। ये भी हमारे अनुमान से थोड़ा बेहतर है, क्योंकि 990 करोड़ का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एबिटा की फिगर आइडिया दर्ज करेगी। तो हो सकता है कि आज निचले सिरों से ट्रेडर्स के रडार पर रहे आइडिया सेलुलर। दूसरा, श्री सीमेंट,
इस स्टॉक पे नजर रखनी होगी क्योंकि मुनाफे की फिगर 31% बढ़ी है और आय की फिगर 15% बढ़ी है। एबिटा में भी लगभग 11.5% का जंप देखने को मिला है। तो श्री सीमेंट के नतीजे भी देखने में ठीक लग रहे हैं। साथ साथ कैनफिन होम्स एक और स्टॉक जिसमें 42.87 करोड़ का मुनाफा जो कंपनी ने पोस्ट किया है, ये 6.5% बढ़ा है। तो यहां पर भी बेहतर नतीजे हैं क्योंकि यहां पर एसेट क्वालिटी जो बिल्कुल स्टेबल है। 0.43% के जीएनपीएस कैनफिन होम्स ने दर्ज किए हैं, तो यहां पर भी नतीजे बेहतर हैं। श्री इंफ्रा मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स इस कंपनी ने दिए हैं। मुनाफे की फिगर 63 करोड़ से बढ़कर 116 करोड़ पहुंची है, लेकिन इसमें एक अदर इनकम का कंपोनेंट है जो श्री इंफ्रा के नतीजों को ड्राइव कर रहा है, तो इसको आज ध्यान में रखना होगा। आय की फिगर भी 1310 करोड़ से बढ़कर 1401 करोड़ पहुंची है। और एक बेहतर नतीजे है एमसीएक्स, इसको अपने रडार पर रखें क्योंकि मुनाफा 34 करोड़ आया है जो कि सिग्निफिकेंट जंप है। 18 करोड़ से बढ़कर सीधा 34 करोड़ की फिगर है। इसमें एबिटा और साथ साथ आय दोनों में ही इजाफा देखने को मिला है। तो एमसीएक्स के रिजल्ट्स बहुत बेहतर है अगर डेरिवेटिव मार्केट पे किसी ने ट्रेड करना हो तो। और साथ साथ एक छोटी कंपनी है थायरोकेयर, यहां पर भी नतीजे बेहतर हैं। 15 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है और आय 89 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़। बेहतर नतीजे थायरोकेयर के भी। ठीक है, ये वो सारे के सारे खबरें हैं जिस पे आज एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अनिल जी, एक दो खबर अहम मार्केट में और भी रही है। तो वक्रांगी से एक जुड़ी हुई खबर है, ये प्राइस वाटर कूपर ने ऑडिटर पद से इस्तीफा दे दिया। इसका क्या मतलब है ये ऑडिटर पद से इस्तीफा दे देना? उन्होंने कहा है कि हमको तो कंपनी की तरफ से पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही। क्या यही रीजन है और मार्केट इसको कैसे समझे? ये तो सर्किट वाला शेयर है। कारण तो यही है डिम्पी, और इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो प्राइस वाटर हाउस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने रिजाइन किया और रिजाइन करने के पीछे जो कारण दिए, वो कंपनी के लिए बड़े धक्के वाली बात है। और अब ये सर्किट कब खुलेगा इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। आपने देखा भी होगा कि जब से पीसी ज्वेलर्स के शेयर वक्रांगी ने खरीदे वहां मार पड़ती हुई दिखी, पीसी ज्वेलर्स में मार पड़ती हुई दिखी है। अब इसे आप एक कोरिलेशन मान लें या कुछ मान लें, लेकिन जो प्राइस वाटर हाउस ने एक लेटर लिखा उसमें मैं दो चीजें खास तौर से पढ़ रहा था। एक तो उनका कहता था कि उनकी ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड और इलेक्शन बुक्स को लेकर उनके सवालिया निशान है। अब इलेक्शन बुक्स क्या होती है ये तो मुझे पता नहीं है, और ज्वेलरी बिजनेस को लेकर उन्होंने सवालिया निशान उठाया। अब मुझे नहीं पता कि वक्रांगी का ज्वेलरी से क्या लेना देना है, और ऐसी सिचुएशन में क्या कहीं कोई पीसी ज्वेलर्स और उनके बीच में कोई कारोबार है। हालांकि पिछली बार जब हमने मैनेजमेंट से बात की थी तब तो उनका यह कहना था कि वक्रांगी से उनका कारोबार कोई किसी तरह का नहीं है। लेकिन इस तरह के जो स्टेटमेंट आए हैं पीसी ज्वेलर्स की तरफ से, ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिलाने वाले हैं। और मुझे नहीं पता अब इन्वेस्टर्स को बेचने का मौका कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। और सर्किट चूंकि सर्किट फिल्टर 5% का है, तो अब भी आगे चलते हुए ये और सर्किट नीचे के दिखाएं तो बड़ी बात नहीं। जहां तक पीसी ज्वेलर्स का सवाल है डिम्पी, आपको याद होगा शुक्रवार को 3 बजे हमने मैनेजमेंट से बात की थी और हमने तुरंत इस स्टॉक को चुना था कि ये स्टॉक बहुत तेजी से गिरने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद मैनेजमेंट की तमाम सफाई के बावजूद, हमारे बात करने के बाद भी 210 से स्टॉक 150-160 की रेंज में आकर नीचे तक वहां तक फिसला था। अब बड़ा सवाल यहां पर भी यही है कि मैनेजमेंट ने जो आज बायबैक का ऐलान किया है, क्या वो स्टॉक प्राइसेस को सहारा देगा? शायद हाँ, क्योंकि गिरना बंद कर दे। लेकिन क्या स्टॉक में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लौटाएगा? शायद नहीं, क्योंकि अब जो सवालिया निशान लग चुके हैं उस पर अब भरोसा करना मुश्किल काम है। तो मेरा मानना यही कि किसी भी वजह से पीसी ज्वेलर्स, अगर आपको मौका मिले ऊपरी स्तर पर जहां जिस लेवल पर आप फंसे हुए, एग्जिट कर लीजिए। वक्रांगी में जब जैसा मौका मिले बेच कर निकल जाइए। ठीक है। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और वक्त है उनसे कमाई करवाने का। हमारे साथ मेरे स्टूडियो में यहाँ पर मुंबई में अविनाश जी हैं और राजेश जी हैं। स्टूडियो के बाहर सिमी जी हैं कोलकाता से, और राकेश बंसल साहब दिल्ली स्टूडियो में होंगे ही हैं एक्चुअली। तो राजेश जी, आपके साथ शुरुआत की जाए। यस सर। सब बाय वाले ट्रेड से। अब आज मेरे साथ आप स्टूडियो में बैठे को सेल कॉल मत दे दीजिएगा। नहीं अनिल जी, वैसा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाजार में अभी भी उतना वीकनेस नहीं। और इनफैक्ट जैसे आपने सुबह में कहा कि निफ्टी में जो ब्रेकआउट है ऑब्वियसली एक कंफर्ट देता है कि सीरीज की शुरुआत बहुत पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मुझे लगता है अभी बहुत सारा स्टीम बाकी है। तो उसमें मुझे इन पर्टिकुलर टाटा मोटर ग्रुप अच्छा लगता है। उसमें टाटा मोटर एंड टाटा मोटर DVR मुझे लगता है एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। एट द सेम टाइम अगर टेक्निकली आप
आप उसको देखो तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें दिखता है, डबल बॉटम फॉर्मेशन भी आप उसको कह सकते हैं। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स डीवीआर बाय करना चाहिए। एट प्रेजेंट इट इज एट 188, ₹4 का स्टॉप लॉस रखे, 184 का टारगेट मुझे 201 का दिखता है। सेकंड बाय कॉल बजाज ऑटो पे है और इनफैक्ट बाय कॉल पहले ही दिया था 2750 के आसपास आपके चैनल पे। परसों का जो क्लोज है वो लगभग मुझे लगता है 2960 के आसपास है। तो अभी भी हमारा जो बायस है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जो स्टॉप लॉस अभी ट्रेल होना है वो है 2870 का। तो यानी आप पकड़ के चलिए करीबन 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और अभी भी टारगेट जो है वो है 3100 का, जो पहले भी दिया हुआ है वो इंटैक्ट है। थर्ड बाय कॉल है अनिल जी सन फार्मा पे। हमें लगता है ऐसे मार्केट में फार्मा सेक्टर शुड नॉट बी निगलेक्टेड। अगर आप पैटर्न देखो तो बहुत अच्छा पैटर्न है, एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। 520 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था जहां से वो घूमता था, हमने देखा परसों 524 के आसपास इसका क्लोज है। ऐसे मार्केट में जहां पे थोड़ा सबड्यूड मूव आ सकता है, मुझे लगता है सन फार्मा शुड नॉट बी निगलेक्टेड। सो सन फार्मा इनिशिएट करे अबव 520 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 514 और इसका टारगेट रहेगा 538 का। ओके, तो ये है आपके लिए इन तमाम शेयरों पर रिपोर्ट। और अब चलते हैं कोलकाता, पूछते हैं सिमी से। सिमी, आप तो जबरदस्त बुलिश हैं और आपके सारे टारगेट्स तो हासिल हो चुके हैं शुक्रवार को ही निफ्टी बैंक निफ्टी के, लेकिन अब खरीदारी कहां करेंगे आप? या गुड मॉर्निंग अनिल जी। खरीदारी तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट का जो बायस है बुलिश है और बुलिश बुल मार्केट में तो बहुत सारे बाय कॉल्स दे देंगे। आज भी मेरे पास 6 स्टॉक्स हैं। एक तो 3 इंट्राडे के लिए मैंने चूज करके लाया है, ढूंढ के लाया है, और तीनों स्टॉक जो मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए दे रही हूँ वो हो सकता है कि टारगेट जो मैंने दिया वो इस वीक में ही हासिल हो जाएगा, मतलब शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड्स है। इंट्राडे के लिए मैंने चूज किया है एक तो बैंक में एक मैंने स्टॉक चूज किया है बैंक ऑफ बड़ौदा। डेली चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि एक 141 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो 138 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करेंगे। टारगेट मैक्सिमम 149 से 50 तक भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार ब्रेकआउट के लिए तैयार है, हो सकता है इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। मेरा थर्ड और सेकंड स्टॉक जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स और एसआरएफ है, दोनों में ऑलरेडी मोमेंटम है और मैंने इंट्राडे के लिए इसीलिए चूज किया है क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी चल चुका है, इंट्राडे में मोमेंटम मेंटेन कर सकता है, जो मैंने टारगेट दिया है इंट्राडे में आ सकता है। पोजिशनल होल्ड करने का जरूरत नहीं है, अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोच रहा है तो ठीक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरा 3640-3650 तक का टारगेट है, हो सकता है आज हासिल हो जाएगा। स्टॉप लॉस 3540 के नीचे मेंटेन करना पड़ेगा। एसआरएफ का टारगेट मैंने 2450 तक का रखा है, इंट्राडे में हासिल हो सकता है। स्टॉप लॉस 2340 तक का लगाना पड़ेगा। और पोजिशनल जो मैंने 3 ट्रेड्स ढूंढा है, इसमें एक सेल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लग रहा है करंट लेवल पर 75 का स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड कर रही हूँ। 80-81 तक का टारगेट है। जुबिलेंट लाइफ मेरा सेकंड स्टॉक है, मैंने जुबिलेंट लाइफ का जिक्र लास्ट वीक किया था। 940 तक का मैं टारगेट दे रही हूँ पोजिशनल ट्रेड्स। स्टॉप लॉस 845 के नीचे लगाना पड़ेगा। थर्ड स्टॉक मेरा बर्जर पेंट्स है, पेंट सेक्टर अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक चला है पर अभी भी चल सकता है। 290-94 का टारगेट है मेरी तरफ से, 270 का एक हल्का सा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, बर्जर पेंट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एसआरएफ, बैंक ऑफ बड़ौदा। और एक चीज अनिल जी आपको याद होगा, जब आप अंपायर की भूमिका में थे आपने एक शेयर बताया था जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। आज सिमी कह रही है कि उस शेयर पे ध्यान रखा जा सकता है और उस पर भी ध्यान, मेरे को अच्छी तरह से याद है, अंपायर की पसंदीदा शेयर था वो। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मेरे को याद है। बिल्कुल ठीक है, मैक्वायरी की रिपोर्ट सही है एकदम। और मैक्वायरी की रिपोर्ट आई थी शुक्रवार को 1096 की रिपोर्ट टारगेट के साथ, बिल्कुल यस। हाँ ठीक है। अच्छा मेरे साथ ना दिल्ली में ही राकेश बंसल जी हैं, मैं उनसे भी जरा आज के ट्रेडिंग कॉल समझ लेता हूँ। राकेश जी, आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहला एक बाय कॉल मुथूट फाइनेंस पर है, मेरा सा मानना है इसको खरीद के चलना चाहिए। 470 का स्टॉप लॉस, 434 का लक्ष्य। एकमात्र सेल कॉल है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन पर। इसका कारण है कि फ्राइडे के सेशन में जहां निफ्टी ने एक इतना अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने ना सिर्फ एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिखाया
बल्कि एक प्राइस ब्रेकडाउन भी दिखाया है। तो मोस्टली ऐसा देखा गया है जिस दिन एक पॉजिटिव ब्रेकआउट वाले दिन अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिव ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक में गिरावट मेंटेन रहती है। तो स्टॉप लॉस लगा के 83.40 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बिकवाली की जा सकती है 73 के टारगेट के लिए। तीसरा एक बाय कॉल आयशर मोटर्स पर बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिला है। एंड मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सितंबर 2017 से लेकर जनवरी 25 जनवरी तक की जो रैली थी 2018 तक की, जिसमें निफ्टी 11,000 के ऊपर गया था, उस रैली में आयशर मोटर ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। काफी समय बाद स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आया है। 30,550 पर एक स्टॉप लॉस, 33,000 के लक्ष्य के लिए आयशर मोटर को खरीदने की राय रहेगी। एंड फोर्थ एक बाय कॉल महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नतीजों के बाद एक बड़े मूव की आशा थी, स्टॉक साइडवेज हुआ। मुझे लगता है वो बड़ा मूव आज या कल परसों में देखने को मिलेगा। 502 का स्टॉप लॉस, 554 का लक्ष्य। देन मिंडा कॉप काफी अच्छा लगता है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट के बाद 2 दिन का साइडवेज मूव दिखाया है। मुझे लगता है अब वो साइडवेज मूव अप मूव में टर्न करेगा। 189 का स्टॉप लॉस, 204 का टारगेट। पूर्वांकरा प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगता है, रियल एस्टेट स्पेस से नैरो रेंज में घूम रहा है, छोटा सा 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस, 155 पर एक स्टॉप लॉस, 173 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करें। देन ब्लू स्टार काफी अच्छा लग रहा है, एक बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा मूव मुझे लगता है इस सप्ताह ब्लू स्टार में देखने को मिल सकता है। 773 का स्टॉप लॉस, 855 का लक्ष्य। पैसे तो है ना इतने बंसल जी, सब खरीदने के लिए पूरा मार्केट खरीद डालोगे ऐसा लग रहा है हमें। तो और वो भी कैश के स्टॉक्स भर भर के। चलिए इस बीच अविनाश जी मेरे साथ है, अविनाश जी को पूछते हैं उन्हें क्या पसंद है। अविनाश जी। इनफैक्ट अनिल जी, मैं समझता हूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट सेक्टर, जैसे आपने कहा आपको अच्छा लग रहा है, हमको भी इस सेक्टर में सनटेक रियलिटी काफी पसंद है। इनफैक्ट जो चौथे तिमाही के रिजल्ट्स आएंगे हमको लग रहा है काफी दमदार होंगे। और FY19 में जो इनका पोजीशनिंग है बॉम्बे मार्केट में, एफोर्डेबल हाउसिंग में भी ये एंटर कर चुके हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो 500-520 का टारगेट लेके इसको खरीदा जा सकता है। दूसरा MCX, जिसने बहुत ही बेहतरीन नंबर दिखाए, हमको लग रहा है कि करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड काफी स्ट्रांग है। करीबन 1050 का मीडियम टर्म का लेवल के लिए यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। और आज दीवान हाउसिंग के नतीजे के पहले हम समझते हैं इसमें एंट्री की जा सकती है। प्लस इवन मीडियम टर्म का सिनारियो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को देखते हुए काफी अच्छा है। तो यहाँ पे 670-675 का मीडियम टर्म टारगेट लग रहा है। तो ये तीनों शेयर्स पे डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट का नजरिया बनता है। ओके, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आपके लिए नजरिया बन सकता है। लेकिन रिलायंस, इसके रिजल्ट के बाद अविनाशी, आप तो इतने नतीजों को क्लोजली ट्रैक करते हो, गिरेगा तो कितना और गिरने पर क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे तो लग रहा है अनिल जी नतीजे डेफिनेटली थोड़े से मार्केट्स के उम्मीद से कम थे, लेकिन अगर गिरता है तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो 2-3 बातें हैं जो मार्केट्स कीनली वॉच कर रहा है, वो बेसिकली रिलायंस कम्युनिकेशन के जो एसेट्स इन्होंने खरीदे हैं इसके ऊपर क्या अपडेट है। दूसरा ब्रॉडबैंड और DTH का बिजनेस जो बड़ा नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा, इसके ऊपर भी मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी कि ये लॉन्च कभी होंगे। और तीसरी बात हमको लग रहा है कि क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो एक्चुअली इनके मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए। हालांकि GRMs में थोड़ी सी कटौती जरूर आई है, बट हमको नहीं लग रहा है कोई पैनिक वाली बात है। तो अगर समझ लीजिए 900 तक आता है या थोड़ा सा वीक होता है तो इसको एटलीस्ट 1 साल के नजरिए से अगर खरीदे तो मुझे लग रहा है 1050, 1100 का लेवल कंफर्टेबली आना चाहिए। ठीक है। अच्छा अनिल जी, एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता था। मैंने कहा 2 सवाल थे। एक तो वक्रांगी पे आपने अच्छा एनालिसिस करके बताया कि शायद इसमें सर्किट, लोअर सर्किट अभी लगा रह सकता है। एक इंडिगो के CEO ने भी रिजाइन कर दिया, ऐसा क्यों? अच्छा, इसका कितना फर्क पड़ने वाला है कि किसी CEO या डायरेक्टर का रिजाइन हो जाता है इंडिगो पे? तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपको याद है हम शुक्रवार को जब शो कर रहे थे 3:15 बजे के आसपास, जब 5-6% स्टॉक नीचे दिखा तो मैं यही पूछ रहा था कि यार ऐसा क्या हो गया, इंडिगो अचानक से क्यों गिरा है? कुछ तो ऐसा है। वो कुछ क्या था वो शुक्रवार शाम को हमें पता चला कि भास्कर घोष साहब ने, आदित्य घोष साहब ने इस्तीफा दिया। अब ये जरूर है कि आदित्य घोष ने इंडिगो को बहुत अच्छे तरीके से चलाया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छा प्रॉफिटेबल बनाया। आज जिस स्थिति में इंडिगो है उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा, तो बाजार का रिएक्शन एकदम जायज है, बिल्कुल जायज है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो 5-6% गिरा, हो सकता आज फिर से थोड़ी कमजोर शुरुआत हो। लेकिन ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें रामदेव अग्रवाल साहब को सुनना चाहिए, जिन्होंने शनिवार को
एक्सक्लूसिव बातचीत में जी बिजनेस को बताया। जनरली वो ऐसे बड़े दिग्गजों के कभी स्टॉक पर अपनी राय देते नहीं है और वो बताते नहीं कि भाई स्टॉक में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, भले हमें लगे कि बड़ा मजबूत मैनेजमेंट है जी और ये जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आने वाला मैनेजमेंट उससे बेहतर भी हो सकता है। तो ये नहीं भूलना चाहिए, इंस्टीट्यूशन जो है वो बड़ी स्ट्रांग है और ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि इंडिगो अगर कमजोर हो तो निचले स्तरों पर कहीं न कहीं खरीदारी करनी चाहिए। वो खरीदारी का लेवल क्या होगा आप बंसल जी को पूछिए वहां पर, लेकिन उससे पहले एक बार रामदेव अग्रवाल साहब ने क्या कहा वो भी हमें सुनना चाहिए, दोनों ही चीज, क्योंकि वो तो जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया है। इंडिगो के ऊपर आप काफ़ी बुलिश थे और उसके जो वहाँ पर आदित्य घोष ने अभी रिज़ाइन किया है, तो अभी भी जो आपका व्यू है उस शेयर के ऊपर उतना ही रहेगा? क्योंकि हमने कल देखा शुक्रवार को काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है उस शेयर के अंदर। तो किसी को खबर का अंदाजा होगा, एक ही बात जान कर लीजिए, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन में कोई काम करता है उसको कभी फ़ायदा नहीं हो सकता है। मेरे को लगता है मंडे को बाजार ही खुलेगा 5% ऊपर। अरे भाई, एक इंडिविजुअल जो है, ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ही बिल्ड द कंपनी, ही वॉज द फेस ऑफ द कंपनी, बट ही इज़ नॉट इंडिगो. Indigo is much bigger. There are many more people. There is a depth of strategy. There is a depth of team. So he is important person. Loss is not good, but I think company goes on. So I don't think there is any change in the underlying value of the company, and hence I think market should maybe एक आध दो दिन थोड़ा नाराज रहेगा बाजार, फिर वापस ठीक है। ये बात काफी अहम कि घोष अलग बात, इंडिगो अलग बात। तो अब जरा मेरे को ट्रेडिंग कॉल के तौर पे राकेश जी इसको जरा कन्वर्ट करके बताइए, ये आज का सपोर्ट कहाँ है और आज कहाँ पे पुल बैक और कितना आ सकता है इंडिगो? देखिए डिम्पी, फ्राइडे के सेशन में तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला था। मेरा ऐसा मानना है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि पुल बैक जल्दी देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अनिल जी ने अभी पूछा कि क्या कहते हैं कहां पे खरीदारी करनी चाहिए, देखिए अगर मार्केट के पैनिक में ये स्टॉक 1320 से लेकर 1350 की रेंज में मिलता है तो वो एक बेहतरीन स्तर है। बहुत शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के नजरिए से 1320 1330 एक बेहतरीन स्तर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्तर आएंगे, बट अगर ये स्तर मिलते हैं तो इन स्तरों पर ओवरवेट होकर बाइंग की जा सकती है। ओके तो चलिए इंडिगो में निचले स्तरों पर करें खरीदारी, लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, वो है SREI इंफ्रा। बेहद मजबूत ट्रेंड में। सीमित सवाल आपके लिए, 82% मुनाफा बढ़कर आया है 86% 62 करोड़ पर, और जाहिर सी बात है लग ही रहा था कि रिजल्ट तगड़े आएंगे और मई के महीने में इनका इरादा भी है अपनी एक सब्सिडरी कंपनी पावर इक्विपमेंट फाइनेंस कंपनी जो है उनका IPO लाने का, तो उससे पहले तो स्टॉक मजबूत रहना ही चाहिए। इन रिजल्ट्स के बाद क्या और खरीदारी करने का मौका है? यदि हाँ तो स्टॉप लॉस टारगेट बताइए अपने। जी बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। एक तो ये स्टॉक बहुत पहले से ही मोमेंटम में है, इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों ट्रेंड अभी अच्छा हो चुका है। 200 डेमा के आसपास ये बैठा है, 93 के आसपास इसका 200 डेमा है, और मैं देख रही हूँ फ्राइडे का हाई भी 93 के आसपास ही है। और आज इस रिजल्ट्स के बाद 93 के ऊपर इसको खोलना पड़ेगा, वहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। आपके भाषा में जो 15-20 मिनट या आधा घंटा वाली भाषा है जो उसके ऊपर इसको मेंटेन करना पड़ेगा 30 मिनट्स मैक्सिमम। अगर मेंटेन करता है तो सीधा 10-15 रुपीस का अपसाइड तो देखने को मिल सकता है। एक हल्का सा रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है वो 109 से 112 के बीच में है। तो मिनिमम टारगेट, पहला टारगेट 93 के ऊपर वही आता है, 109 से 112 कितना परसेंट होता है कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 112 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो दर्जा वो खुल जाएगा 125 के लिए। तो बेहद अच्छा चार्ट है और वॉल्यूम के साथ आज अगर 93 के ऊपर मेंटेन करता है तो जबरदस्त बाइंग इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं, अनिल जी जरा वो भी समझ लेते हैं। रजत है हमारे सहयोगी बताने के लिए। रजत बताएं जरा और कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो हैं। तो बिल्कुल, अभी एबी मनी से बात हुई तो उनका कहना है कि एक स्टॉक है वोखार्ड, ये नतीजों से पहले ठीक लग रहा है स्ट्रक्चर, हो सकता है कि आज तेज शुरुआत हो इसकी, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। 837 से 840 ये टारगेट दिया जा रहा है वोखार्ड पे, और 798 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। एक्सिस सिक्योरिटीज अपोलो टायर्स पे बुलिश है, उनका मानना है 300 से 302 तक अपोलो टायर्स पहुंच सकता है। 287 अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। और एक और स्टॉक है CCL प्रोडक्ट्स, जो एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है कि ये 312 तक पहुंच सकता है। 299 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस CCL प्रोडक्ट्स पे लगाना होगा। डेरिवेटिव में ट्रेड करना है तो DLF एक अट्रैक्टिव बेट हो सकती है, और ये कहना है चॉइस ब्रोकिंग का। टारगेट दे रहे हैं 240,
स्टॉप लॉस 213 डीएलएफ पे, और एक है महिंद्रा लाइफ स्पेस कैश मार्केट का स्टॉक जिसपे महिंद्रा लाइफ पे टारगेट है 485 और स्टॉप लॉस 455 का इस स्टॉक पे आपको लगाकर चलना है। ठीक है, तो ये महिंद्रा लाइफ स्पेस का शेयर भी हो गया, डीएलएफ और अपोलो टायर्स, ये कुछ एक और मोमेंटम वाले शेयर्स हैं, हम तो आपको शुक्रवार से नोटिस करवा ही रहे हैं। खैर, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पे रिलायंस का व्यू तो आपने देख लिया, कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं, जरा वो भी समझ लेते हैं। संदीप बताएं वो रिपोर्ट्स क्या हैं? मारुति पे रिपोर्ट्स हैं। शुक्रवार को मार्केट आज के दौरान नतीजे आए थे, मार्जिन थोड़ा डिसअपॉइंट किए थे, लेकिन ब्रोकर्स लंबी अवधि के लिहाज से देखें तो पॉजिटिव हैं। सबसे ऊपर के टारगेट प्राइस सीएलएसए के हैं 11,300 रुपए का, नमूरा 11,125 के टारगेट प्राइस दे रहे हैं, जेफरीज करीब 10,500 के आसपास की प्राइसिंग है, और डॉइच बैंक की सबसे नीचे के टारगेट प्राइस है 9,750 रुपए का। लेकिन व्यू जो है वो तेजी का ही है। 5 ब्रोकिंग रिपोर्ट्स हैं, उनका लंबी अवधि के लिहाज से तेजी का व्यू है स्टॉक पे। यूपीएल के नतीजे भी आए थे, निफ्टी का स्टॉक है, नंबर्स थोड़े से कमजोर थे, लेकिन 2 रिपोर्ट्स हैं मेरे पास डिम्पी, और दोनों पॉजिटिव हैं। सीएलएसए ने टारगेट दिया है 940 रुपए का, और मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट दिया है 864 रुपए का, और दोनों रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं यही बात ही कह रही है कि शायद नतीजों में जो खराब दौर है वो स्टॉक के लिए खत्म हो चुका है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे 3 रिपोर्टें हैं, 2 तेजी की और हैं। नमूरा ने 1900 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, ये पहले 1750 रुपए का था, और मॉर्गन स्टैनली ने 1600 रुपए के टारगेट प्राइस दिए हैं। शुक्रवार को रिएक्शन आया था नतीजों का, लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सीएलएसए की श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे। उन्होंने सेल रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दे रहे हैं 1210 रुपए का। वो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन में सुधार नहीं हो रहा है, वो उनकी मेन चिंता है। इसके अलावा इंडिगो जिसकी बातचीत हो रही है, रामदेव अग्रवाल साहब तो बुलिश ही हैं। 2 रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी, वो भी लंबी अवधि के लिहाज से स्टॉक को लेकर तेजी में ही है। जेपी मॉर्गन का टारगेट है 1690 रुपए का, और एचएसबीसी ने जो टारगेट प्राइस दिया है वो 1525 रुपए का है, जो मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा ऊपर ही नजर आएगा। आइडिया के नतीजे आए थे वीकेंड पे, घाटा उतना नहीं हुआ जितना अनुमान था, और मिक्स्ड ब्रोकर्स हैं। एक डॉइच बैंक की रिपोर्ट है, वो इसमें तेजी में है, बाई की राय दे रहे हैं, 100 रुपए ऊपर के टारगेट प्राइस दे रहे हैं, 105 रुपए का लक्ष्य वो दे रहे हैं, लेकिन जेफरीज अब भी अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे जो टारगेट प्राइस दे रहे हैं वो 68 रुपए के हैं। और एक लास्ट रिपोर्ट है हेवल्स की, बड़ा अपग्रेड आया सीएलएसए की ओर से, सेल रेटिंग थी पहले, उसे बढ़ाकर अब बाय किया गया है, और 655 रुपए के टारगेट प्राइस दिए गए हैं। उन्हें FY 19 और 20 के जो अनुमान है उसको भी ऊपर की ओर अपग्रेड किया है। और लॉयड्स, ये वो कह रहे हैं कि इस ये जो साल है FY 19 लॉयड्स के लिए काफी अहम होगा, तो हेवल्स पे भी आप नजर रख सकते हैं। तो ये है बड़ी दमदार रिपोर्ट्स। हेवल्स दौड़ लगाने को तैयार है, इसका मतलब। और पूछते हैं राजेश से, राजेश चार्ट्स मजबूत है, भागेगा कितना? 5% वाला स्टॉक है क्या आज? अनिल जी, हो सकता है अगर 560 का लेवल तोड़ दे। अभी तो कितना है? 549, यानी 10 रुपए, 11 रुपए। हाँ, 11 रुपए अगर ऊपर खुलता है और अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है दौड़ लेगा। लगभग 580 से लेके 585 तक का उसका टारगेट होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर खरीदारी हो सकती है। मारुति पर रिपोर्ट बड़ी दमदार आई है, सीएलएसए की 11,300 का टारगेट। अविनाश, ऐसा लग रहा है कि आज ये सेक्टर बचाने आएगा बाजार को, अगर रिलायंस कमजोर हुआ तो भी। वैसे तो आप कह रहे हैं कि कमजोर होगा नहीं। ऑटो में क्या खरीदना है? ये भाई साहब टाटा मोटर्स डीवीआर खरीद रहे हैं, मारुति सीएलएसए खरीदना चाहता है, 1-2 और स्टॉक्स पे बजाज ऑटो पर बुलिश है। 2 व्हीलर खरीदे, 4 व्हीलर खरीदे, टीवीएस, मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर, अच्छा ये वो भी है। तीसरा स्टॉक भी आ गया। राजेश का भी वही हाल है, राजेश और राकेश में ज्यादा फर्क नहीं है, पिक्स पे पिक्स आ रही, लेकिन फंडामेंटली क्या खरीदा ये बताइए। नहीं अनिल जी, मुझे लग रहा है कि मारुति का डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, तो कोई भी गिरावट, इनफैक्ट रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ने थोड़ी कमजोरी जरूर दिखाई थी, बट मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो रॉयल्टी अभी वो पे करेंगे वो इंडियन करेंसी में पे करेंगे, फॉरेन करेंसी में नहीं। तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अर्निंग्स पे हमको लग रहा है आने वाले साल में देखने को मिलेगा। तो मारुति डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बाय है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी सिग्निफिकेंटली मारुति से भी काफी बेहतर है। नंबर्स जो आएंगे वो भी काफी अच्छे आने की उम्मीद है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ट्रैक्टर सेल्स में इजाफा हमने देखा है उसका बेनिफिट और ऑपरेटिंग लिवरेज का जो गेन है वो महिंद्रा को ज्यादा मिलेगा। तो महिंद्रा और मारुति दोनों में ही पोजीशंस कोई भी गिरावट में अगर मिलता है तो यहां पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है, इस बीच 2 शेयर हो रहे हैं अनिल जी, दोनों पे खबर एक जैसी है। एक 3 तारीख को बैठक हो रही है अदानी पोर्ट्स की, ये भी रकम जुटाना चाहते हैं, और एक वोखार्ड है जिसकी 4 तारीख को बैठक है, ये भी रकम जुटाना चाहते हैं। राकेश, जरा दोनों शेयर्स देखिए, दोनों बहुत तेज चलते हैं, अदानी पोर्ट और वोखार्ड। एक की 3 तारीख, एक की 4 तारीख, पर्पस एक, दोनों रकम जुटाना चाहते हैं। देखिए डिम्पी जी, अदानी पोर्ट टेक्निकल रुझान बढ़िया है, बट इसको ऑलरेडी मैंने 390 के अराउंड रिकमेंड किया था, और जो टारगेट्स थे मेरे 404, 405 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स वो अचीव हो चुके हैं। नई खरीदारी में इस खबर के चलते
अदानी में तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बट वोकार्ड डेफिनेटली स्टॉक रडार पर है। स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। यहां पर 825 पहले जो रेजिस्टेंस 840 के अराउंड आ रहा था वो 825 पे शिफ्ट हो रखा है, और एक बार 825 के लेवल्स के ऊपर डिसाइसिवली निकल के क्लोजिंग देता है तब मेरा ऐसा मानना है यहां पर 880 885 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वोकार्ड पे रिकमेंडेशन है, यहाँ पे अभी भी खरीदारी की जा सकती है। और आपको ध्यान होगा शुक्रवार को अनिल जी के साथ हम डिस्कस कर रहे थे वोकार्ड, उस समय 1000 रुपए तक के टारगेट भी एक एक्सपर्ट्स हमको बता रहे थे कि इसमें देखने को मिल सकते हैं।